वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपने इसी सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति, द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे इसका 2.5 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। लेकिन मैं आपको ये बार बार कहता हूं कि किसी भी चीज को ढंग से समझने के लिए बार बार रिवीजन आवश्यक है। हम थोड़ा सा एक क्विक सा रिव्यू लेंगे जो हमने पहले पढ़ा है उसका। आप जानते हैं हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है रूस की क्रांति। 2.1 में हमने ये देखा कि कैसे रूस का साम्राज्य यूरोप के बाहर भी फैला हुआ था, यानी एशिया का कुछ क्षेत्र, कुछ यूरोप के सीमावर्ती क्षेत्र उसमें शामिल थे। जार निकोलस वहां का राजा था। 2.2 में हमने देखा कि किस प्रकार रूस की अर्थव्यवस्था और समाज में ऐसे तत्व थे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी में ऐसी चीजें थी जिससे क्रांति संभव हुई, यानी समाज कैसे बढ़ा हुआ था, आर्थिक हालत कैसी थी। 2.3 में हमने ये देखा था कि किस प्रकार रूस में समाजवाद का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी, कैसे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनी, कौन मजदूरों का सपोर्ट करता था, कौन किसानों का सपोर्ट करता था, ये सब हमने देखा। और 2.4 में आप जानते हैं हमने देखा एक टर्बुलेंट टाइम, यानी उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति, जिसमें राजा के साथ या राजा के विरुद्ध उदारवादियों ने, रेडिकल्स ने, ये आप कह सकते हैं राष्ट्रवादियों ने, जदीदियों ने, सबने मिलकर क्रांति की। पहली ड्यूमा, दूसरी ड्यूमा, तीसरी ड्यूमा का क्या हाल हुआ आपने इसमें देखा था। और इन सब को मुझे उम्मीद आप ढंग से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तभी आगे का पोर्शन समझ आएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.5 और उसका टाइटल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, प्रथम विश्व युद्ध रूस का साम्राज्य। बार बार मैं कहता हूं कि टाइटल से आधी चीजें समझ आ जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, इसीलिए विश्व युद्ध कहा गया। विश्व युद्ध का मतलब बहुत से देश शामिल थे। आमतौर पे ये दो गुटों में लड़ा गया, दो देशों में नहीं बल्कि दो गुटों में, टू अलायंस, ठीक है। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जो थी वो सेंट्रल पावर कहलाई, धुरी शक्तियां, यानी जिनकी वजह से आप कह सकते युद्ध हुआ, या जो युद्ध का कारण थी, जो सेंटर में थी। और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। तो ये दो गुट थे जिनके बीच ये युद्ध लड़ा गया और इन सब के पूरे विश्व में साम्राज्य थे। जैसे आप देखते हो इंग्लैंड में हम भी उस समय उपनिवेश थे, तो इसलिए युद्ध यूरोप और यूरोप के बाहर भी लड़ा गया, इसीलिए इसको कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। दो गुटों में कौन कौन से दो गुट आपके सामने हैं, यही प्रश्न छोटा है कि प्रथम विश्व युद्ध किन किन दो गुटों के बीच में लड़ा। इसको आओ थोड़ा सा मैप में भी देखो बेटा, ये आपकी स्क्रीन पर प्रथम विश्व युद्ध के समय का यूरोप का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो रेड कलर से है ये है जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, और ये नीचे टर्की का साम्राज्य है। ये थे सेंट्रल पावर, यानी ये बीच में पड़ते थे और इन्हीं की वजह से माना जाता है कि युद्ध हुआ। इनको हिंदी में धुरी शक्तियाँ भी कहा जाता है। ये जो सेंट्रल पावर्स थी, इनके ईस्ट में जब आप सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो ये रशियन एम्पायर है, और जब उल्टे हाथ की तरफ इनके वेस्ट में देखते हैं तो ये फ्रांस है। रसिया, फ्रांस और ये ऊपर ब्रिटेन, इन तीनों का एक दूसरा गुट था। इसे मित्र राष्ट्र या ट्रिपल अंटांटे भी कहा जाता है। इसको डिफरेंट कलर से दिखाया गया है। बाद में इसके साथ ये इटली, ये जो आप देख रहे हैं, और ये इधर छोटा सा रोमानिया, ये भी इनके साथ मिल गए। इस प्रकार ये दो गुट थे जिनमें प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो मैप में इन देशों की स्थिति देखने के बाद हम ये बात करते हैं कि रूस पर युद्ध का क्या प्रभाव था। शुरू में काफी जोश था जनता में, तो पब्लिक ने, लोगों ने जार का समर्थन किया, यानी युद्ध में जार के प्रति लोगों का समर्थन था। लेकिन युद्ध लंबा खिंचता गया,
लंबा खींचने की वजह से ये उत्साह ठंडा होता गया। दूसरी ओर एक बात थी कि धीरे धीरे जार जिसको इंग्लिश मीडियम की किताबों में TSAR यानी सार लिखा हुआ दिखाई देता है, टी साइलेंट है, पर हम सुविधा के लिए जार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जार था, उसने ड्यूमा से सलाह लेना बंद कर दिया। तीसरी ड्यूमा में आपको ध्यान है कौन लोग थे, याद करो थोड़ा, याद करो तीसरी ड्यूमा में कौन लोग थे। तीसरी ड्यूमा में सभी रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव्स थे, लेकिन जार ने उनसे भी सलाह लेना बंद कर दिया। युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था और रूस के खिलाफ कौन थे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जर्मनी की सेनाएं रूस का बुरा हाल कर रही थी, इसलिए लोगों में जर्मन विरोधी भावनाएं, सेंटिमेंट्स है ना अगेंस्ट जर्मन, जो वो हाई होते जा रहे थे। जर्मन के विरोध की भावनाएं बलवती यानी मजबूत होती जा रही थी। लोग नफरत कर रहे थे, जैसे हमारे देश में पाकिस्तान के खिलाफ एक भाव है, आप जानते होंगे ना, ऐसा ही रूस की जनता में जर्मनी के प्रति भाव पैदा होता जा रहा था। एक और चीज थी कि रूस का एक शहर था पीटर्सबर्ग, जिसके बारे में हमने अर्थव्यवस्था समाज में पढ़ा, औद्योगिक शहर था। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया गया। क्यों बदला गया नाम, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो जर्मन नाम था। अब जर्मन को लोग थोड़ी पसंद करेंगे, युद्ध में आप वहां पे जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हो तो जर्मन नाम को नहीं पसंद करेंगे, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया। जहां की पत्नी अलोकप्रिय हो गई, अनपॉपुलर हो गई, क्योंकि वो भी जर्मन मूल की थी। एक और सन्यासी थे राज दरबार में, रासपुटिन, ठीक है। ये रासपुटिन जो थे ये जर्मन महारानी के काफी नजदीक थे। ये एक तरह से सन्यासी थे, मॉन्क थे। तो ये भी राजा को और रानी को सलाह दिया करते थे। इसलिए ये कारण था कि राज दरबार धीरे धीरे अलोकप्रिय होता गया, क्योंकि युद्ध में रूस की स्थिति खराब थी। रूस की स्थिति खराब क्यों थी, आओ इस पर बात करते हैं। एक्चुअल में युद्ध जो है वो दो मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। हम स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सेंटर में तो आगे आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और थोड़ा सा नीचे टर्की का हिस्सा, यानी बीच में जो ये सेंट्रल पावर है, धुरी शक्तियां हैं, इनके दोनों तरफ युद्ध लड़ा जा रहा है। देखो आप जर्मनी के पूर्व में भी और जर्मनी के पश्चिम में भी, है ना। पूर्व में तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है रसिया, और पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है फ्रांस। फ्रांस किसके साथ था, रसिया के साथ था। तो ये पूर्व और पश्चिम दो मोर्चों पर युद्ध हो रहा था। यानी पश्चिमी मोर्चे की जो लड़ाई थी, जहां फ्रांस था, फ्रांस की पूर्वी सीमा पर युद्ध का पश्चिमी मोर्चा है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यानी फ्रांस के तो पूर्व में है जर्मनी, लेकिन जब सेंट्रल पावर जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के पश्चिम में है फ्रांस। तो पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई कुछ सेफ थी, क्योंकि फ्रांस की सीमा पर खाइयां थी, तो सैनिक इतने ज्यादा खतरनाक परिस्थितियों में नहीं लड़ रहे थे, खाइयों में सेफ थे। बट पूरी मोर्चे पर यानी रूस की तरफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहां पर बहुत नुकसान हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे। 1916 तक आते आते रूस के लगभग 70 लाख सैनिक मारे गए। अब जर्मनी जो है, आप देखो नक्शे में ध्यान से, जर्मनी रूस पर हावी होता जा रहा है, रूस पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। तो रूस की सेनाएं वापस पीछे खिसक रही है। वापस जब पीछे खिसकेंगी, यानी पूर्वी मोर्चे से जब रूस की तरफ आ रही थी, तो वापस आते समय इन्होंने अपनी फसलें और इमारतों को नष्ट करना भी शुरू कर दिया। क्यों? इनको लगता था कि जर्मनी की सेनाओं के हाथ में ये फसलें और ये इमारतें नहीं लगनी चाहिए। जर्मनी की सेना को भी तो बड़ा फायदा होगा, इन्होंने आग लगा दी, नष्ट कर दिया। इससे भी लगभग 30 लाख लोग शरणार्थी बन गए, रिफ्यूजी बन गए। तो रूस को काफी नुकसान हो रहा था और सेना के जो जवान थे वो भी इस लंबे युद्ध से तंग आ चुके थे। अब आप जानते हो, जब रूस की सेना और युद्ध में पराजय होगी तो जनता के बीच जार की क्या स्थिति होगी। दूसरी तरफ आप जानते हो, उदारवादी है, राष्ट्रवादी है, जदीदी है, वो तो ऑलरेडी कह रहे थे कि जार को हटाओ, लोकतंत्र स्थापित करो। तो क्रांति के लिए सूटेबल परिस्थितियां थी। युद्ध का और भी बुरा प्रभाव रूस पे पड़ा। तो ये बेटा यहां पर ये प्रश्न बनता है
आप सभी को करना है कि व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। रूस पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। देख रहे हो आप क्या प्रभाव पड़े, अच्छे थे बुरे थे, अच्छे थे या बुरे थे, बुरे थे। हालत खराब हो रही है ना, तो उद्योगों पर भी बुरे प्रभाव पड़े। उद्योग तो पहले ही कम थे, आपने अर्थव्यवस्था और समाज में पढ़ा कि सिर्फ 2 ही शहर औद्योगिक थे, लेकिन उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जो रूस को कच्चा माल मिलता था विदेशों से, वो उसमें रुकावट आ गई, क्योंकि जो बाल्टिक का क्षेत्र है, आप नक्शे में देख सकते हैं, उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। इसलिए विदेशों से मिलने वाली माल की आपूर्ति बंद होने से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। यह भी प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव है। ये सब आपको करने हैं। 70 लाख लोग मारे गए, 30 लाख से ज्यादा बेघर हो गए, उद्योग नष्ट हो गए, और युद्ध में रेलवे लाइनें वगैरह भी उखड़ गई। एक तरह से तबाही का आलम था। रेलवे लाइनें उखड़ने से भी उद्योगों की आपूर्ति बाधित होती है, वो भी नुकसान हुआ, रेलवे को भी नुकसान हुआ, उद्योग भी नष्ट हुए, और उद्योगों में मजदूरों की भी कमी हो गई। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मर्द जो थे वो युद्ध के मोर्चे पर लड़ने के लिए चले गए, इससे औद्योगिक मजदूरों की कमी हो गई, और ज्यादातर उत्पादन का सामान भी युद्ध में भेज दिया जाता था, इसलिए लोगों के लिए खाने की भी कमी हो गई, रोटी आदि की किल्लत पैदा हो गई, अनाज की कमी पैदा हो गई, जिससे रूस में दुकानों पर लाइनें दिखाई देने लगी और दंगे वगैरह होना रोज आम बात थी। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव था। आप पूरा ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की हालत खराब कर दी, जार को अलोकप्रिय बना दिया, लोग जार से नापसंदी या नफरत करने लगे। तो क्रांति की तो एक तरह से और ज्यादा सिचुएशन तैयार हो रही है कि नहीं हो रही। हमने अर्थव्यवस्था और समाज में देखा, ऑलरेडी रूस की हालत खराब थी, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की ओर कमर तोड़ दी, तो फिर क्रांति तो होनी ही है। इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर मैं कहूंगा आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखें, चैप्टर को एक साथ समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम अक्टूबर की क्रांति के बारे में नहीं, पहले फरवरी की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और फिर अक्टूबर की क्रांति के बारे में चैप्टर कंप्लीट होगा। जय हिंद।